Welcome to our journey into machine learning with Python. In this series, we'll break down complex concepts, explore powerful algorithms, and guide you step by step through practical coding examples. Whether you're a beginner or looking to level up, this is your go-to resource for mastering machine learning. प्राइसिंग प्रेडिक्शन के लिए हमारे पास एक डेटाबेस है, उसका नाम है USA_housing.csv। कोई भी कहीं का भी डेटा ले सकते हो, कैगल पे डेटा अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। वैसे अगर चाहते हो तो हम इसके लिंक में भी दे दूंगे। लेकिन इससे पहले कि हमारे को कुछ और हम प्रोसेस करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है। फीचर का मतलब क्या हो गया, कॉलम्स क्या क्या अवेलेबल है इसके अंदर, किन किन कॉलम्स पे हमारा जो डेटा है वो डिपेंडेंट हो सकता है। तो सबसे पहला है एवरेज एरिया इनकम, देन एवरेज एरिया हाउस एज, देन एरिया नंबर ऑफ रूम्स, फिर है आपके पास नंबर ऑफ बेडरूम्स, एवरेज एरिया नंबर ऑफ रूम्स, एवरेज एरिया इनकम, एवरेज इनकम, फिर है एरिया पॉपुलेशन, फिर है प्राइस, और फिर है एड्रेस। सी दिस एड्रेस का तो हमें ऐसा कुछ लेना देना होगा नहीं। वाई टू टेक एड्रेस, हम इसको ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जब भी कभी क्लीनिंग ऑफ डेटा का इस्तेमाल करोगे, तो क्लीनिंग ऑफ डेटा आपको यही करना है कि जो कॉलम हमें रिक्वायर्ड नहीं है उसको आप ड्रॉप कर सकते हो। या हो सकता है कि इस एड्रेस को आप बाइफरकेट कर लो, जैसे कि इसके अंदर तो जो आपके पास एड्रेस है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा एड्रेस है। जैसे अगर आप कहो कि एरिया के हिसाब से हमारे को देखना है कि कौन से एरिया में ज्यादा एक्सपेंसिव है या कुछ ऐसे करके, अगर आपको एरिया प्रेडिक्ट करना है तो ऑफ कोर्स आप एरिया रख सकते हो। बट इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, क्योंकि स्प्लिट करने के लिए ये पूरा का पूरा एड्रेस दिया हुआ है। हमें क्या चाहिए, लास्ट का एक पिन कोड चाहिए होगा। तो हम लास्ट का एक पिन कोड से ही डेटा को उठा सकते हैं। तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करके लास्ट वाला जो कॉलम है, ये पाइथन का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। स्प्लिट करके आप इसमें से एक फंक्शन लिखो, उसमें क्या होगा, एड्रेस को स्प्लिट करो बाई ऑल ब्लैंक स्पेस, और जो कॉमा के बाद वाला जो कैरेक्टर्स है उनको सबको उठा के एक वेरिएबल ले लो, उसका नाम रख देना पिन कोड। उस पिन कोड जिप जिप कोड कहते हैं वैसे, यूएस में जिप कहते हैं इसको। टोटल 5,000 रिकॉर्ड्स हैं, और सब कॉमा से सेपरेटेड है। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि दैट डेटा इज बीन सेपरेटेड बाय कॉमा। तो जब ये हमारा प्रोसेस हो गया, हमने अपने डेटा को देख लिया, नाउ व्हाट वी हैव टू डू द प्रोसेस कि रिग्रेशन हमें लगाना क्या है। तो डेटा को देख के हमें क्या समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं। डेटा को हम देख के हमें ये समझ में आया कि हाउस एज, नंबर ऑफ रूम, नंबर ऑफ बेडरूम, एरिया पॉपुलेशन, और एवरेज एरिया इनकम जो है, ये सारे वो वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर आपका एरिया का प्राइस डिपेंड कर सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा वाई क्या हो गया, दैट वाई इज आर प्राइस। वाई हो गया मेरा प्राइस। अगर हम इसको कहें x1, x2, x3, x4, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, y इक्वल्स टू ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 प्लस dx4 प्लस m। तो ये मेरी पूरी इक्वेशन बन जाएगी। मतलब ये 1 2 3 4 चार मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे आएंगे, और एक मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है जो मेरा इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो ये हमारे को एक इक्वेशन, मतलब ये हमें सोच के चलना है कि हमारे फीचर्स कौन कौन से हैं। उसके बाद अब हम इसमें देखते हैं कि हमें क्लीनिंग वगैरह करनी होगी, क्या करते हैं। तो ऑलरेडी मैं बना चुकी थी अनटाइटल्ड, इसको रीनेम कर लेते हैं। ये है हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल।
तो इसका नाम हमने रख दिया था हाउस प्राइस प्रिडिक्शन मॉडल। तो ऑफ कोर्स सबसे पहले आपको क्या करना है, सारी फाइलों को इंपोर्ट करना होगा, जितनी भी लाइब्रेरीज हमें रिक्वायर्ड हैं, जो कॉमनली लाइब्रेरीज होती हैं, इंपोर्ट पांडास एसपीडीज, numpy as np, import matplotlib dot pyplot splt, import cbon as sns। और इसके बाद हम इसको सिंपल बैक कह देते हैं matplotlib inline। pandas फाइल्स इंपोर्ट हो गई हमारी। इंपोर्ट होने के बाद ऑफ कोर्स आपको एक डेटा सेट को रीड करना है, तो आप बना लो यूएस या तो DF1 या DS, मतलब जो भी डेटा फ्रेम का जो भी नाम रखना है वो रख लो। मैं यहाँ पे यूएसए हाउसिंग ले रही हूँ, जिसके अंदर मुझे रीड करना है pd.read_csv ब्रैकेट्स में, क्योंकि मैंने सेम लोकेशन पे इसको डाल लिया है, तो इसलिए मुझे इसको इसका वो लेने की जरूरत नहीं है, मतलब पाथ लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपका जो सेम लोकेशन पे नहीं होगा तो यू हैव टू टेक पाथ housing.csv। स्पेलिंग देख लेना, जो भी आप करेक्ट होगी तो चेक कर लेते हैं। हाउसिंग H कैपिटल था, यस हो गया। तो इसको रन करते हैं। ओके, नाउ यूएसए हाउसिंग, दिस इज माय डेटा फ्रेम। तो इसमें मुझे सारा डेटा मिल गया, जो कि देख सकते हो 0 से लेके 4999 यानी कि 5000 रोज है, एंड इट इज सेइंग मी देयर इज अ 7 कॉलम्स। अगर मेरे को इसको हेड करना होता तो मैं हेड कर सकती थी, हेड दे दो, ऊपर के 4 के टॉप रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करा देगा, अगर आपको सारा नहीं देखना है तो ये आ गया हमारा, ये हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ हुआ है। नाउ जब हमने डेटा ले लिया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, ऑलवेज वी हैव टू चेक वेदर आवर डेटा इज क्लीन और नॉट। सो फॉर दैट व्हाट यू हैव टू से यूएसए हाउसिंग डॉट इन्फो, ये मुझे बताएगा कि हमारा जो डेटा सेट है उसमें कुछ नल वैल्यू है कि नहीं। अब ये क्लीन डेटा है, देखो सारे कॉलम्स में नॉन नल वैल्यू 5000 है, और कितने रिकॉर्ड्स है हमारे पास, टोटल 5000 रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब ये है कि द डेटा इज क्लीन, तो वी कैन गो फर्दर। उसके बाद हम लगाते हैं इसके एक बार कॉलम्स के नेम देख लेते हैं कैसे लिखे हुए आएंगे, कैसे लिख, यूएसए हाउसिंग डॉट कॉलम्स। अगर हम इसको रन करते हैं तो ये मुझे बता देगा कि कौन कौन से कॉलम, मतलब कॉलम नेम लेने के लिए मैंने ये किया। उसके बाद आप इंप्लीमेंट करो ईडीए। व्हाट द ईडीए इज, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। तो उसके लिए एक नई चीज आज बताती हूँ, एक चार्ट बना सकते हैं हम, पेयर चार्ट बना सकते हैं, जो कि एसएनएस के अंदर अवेलेबल होता है। तो वो दिखाती हूँ, उससे क्या होता है कि टोटल सारा का सारा इकट्ठा बन के आ जाता है। तो हम कहेंगे SNS.pair plot। पेयर प्लॉट मतलब वो बहुत सारी चीजों का को क्लब करके बना देगा, मतलब जितने कॉलम है सबको एक दूसरे के साथ क्लब कर देगा। और हमारे को किस पे बनाना है, हमें पूरा डेटा सेट प्रोवाइड कर देना चाहिए इसको, ये ऐसे। तो अब हम देखते हैं ये करेगा क्या, थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि सारे कॉलम का वो बना देगा, मतलब एवरी कॉलम विल बी रिलेटेड टू द एवरी अनदर कॉलम।
तो एक मैट्रिक्स सा बना, ये देखो। तो इसकी जो लाइब्रेरीज जो होती हैं, तो इसके अंदर आप देख रहे हो एरिया, एवरेज एरिया इनकम, एवरेज लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे अगर हम, तो एवरेज एरिया इनकम, और पूरा एक मैट्रिक्स बन गया है। नीचे देखो ये किस किस से रिलेटेड है, यहाँ पे दिस, ये एवरेज एरिया इनकम है, अपने आप से कनेक्टेड है। देन दूसरा क्या होगा, एवरेज एवरेज हाउस एज, तो ये इसने बना दिया, ये हाउस एज से है, मतलब एरिया इनकम इज कनेक्टेड विद हाउस एज। देन एरिया इनकम इज कनेक्टेड विद नंबर ऑफ बेड, नंबर ऑफ रूम्स, देन नंबर ऑफ बेडरूम्स, देन नंबर ऑफ वट एवर इज बिन देयर, नेक्स्ट कॉलम जो होगा। तो ऐसे एक मैट्रिक्स बना देता है पूरा पेयर प्लॉट। अच्छा होता है, मतलब ऑफ कोर्स अगर इसके सारे के सारे आपको, ये स्कैटर डायग्राम्स बने हुए हैं, और जो डायगोनल होगा, डायगोनल के ऊपर ये आपको बना के देगा ये वाला चार्ट, कॉलम चार्ट, हिस्टोग्राम कह दो इसको, हिस्टोग्राम है ये हिस्टोग्राम रहेगा किस पे, जो कॉलम होगा, क्योंकि मैट्रिक्स जो होगा वो जितने भी आपके कॉलम्स होंगे वो बता देगा। अब यहाँ पे जो नंबर ऑफ बेडरूम्स है उनका, उसका हिस्टोग्राम नहीं बना के वो उसने इस टाइप से हिस्टोग्राम बनाया। जो भी डेटा होगा, डेटा के अकॉर्डिंग आपका हिस्टोग्राम क्रिएट होता है, और ये डायगोनल पे होता है, बाकी सारे स्कैटर डायग्राम बनता है। तो ऐसे हम इसमें एक पेयर प्लॉट बना सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या कर लेंगे, ये ईडीए करके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, कौन सी चीज में क्या है, कैसे हम इसको काम कर रहे हैं, ये सब हम कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें तो हम इसको क्या करा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट क्या करेगा, एसएनएस में अवेलेबल होता है, इसको डिस्ट प्लॉट बोलते हैं। पर इसके अंदर आपको मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर आप बना सकते हो। ये यूएसए हाउसिंग, ये है मेरा डेटा सेट, इसके एक कॉलम पे लेट्स सपोज कि मैं प्राइस पे बनाना चाहती हूँ। तो अब प्राइस का देखो, यहाँ पे कॉलम का नाम मैं ऑफ कोर्स चेक करना पड़ेगा, मैं गलत दे रही होंगी, और कॉलम देखने पड़ेंगे आपको। बना तो दिया इसने, बट इस प्राइस ठीक होगा, फिर इसका मतलब प्राइस ही होगा, हाँ प्राइस ही था, इसलिए दे दिया इसने, ठीक है। ऑल्दो दिस फंक्शन इज ऑलरेडी डेप्रिशिएटेड, उसकी जगह आप कुछ और यूज कर सकते हो। ये यहाँ पे बोल रहा है इस लाइब्रेरी पे जाओ, उसकी और हिस्ट या फिर हिस्ट प्लॉट यूज करो, डिस्ट प्लॉट की जगह हिस्ट करें यूज, तो देखिए क्या बनता है। तो ये होगा, बट मेरे को चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट बनाने के लिए। अगर पता होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि बेल शेप डायग्राम, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इट्स रियली वेरी गुड बेल शेप। यहाँ पे ये बेल शेप होता है, दिस इज ऑल, दिस इज बेल शेप। इसका मतलब ये होता है ये परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड है, परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है ये, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व ही ये होता है। इसमें ये होता है, ये मीन होता है, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जितने डेटा होगा उतना ही डेटा राइट हैंड साइड पे भी होता है। तो ये आपका लिस्ट प्लॉट आपको ये रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारा ईडीए का पार्ट होता है। उसके बाद हम इसमें लगा सकते हैं, जो मैंने एसएनएस लाइब्रेरी यूज की है वो इसीलिए की क्योंकि मैटप्लॉटलिब में जो बेसिक होते हैं वो होते हैं ग्राफ्स, लेकिन जो आपके पास सीबॉर्न लाइब्रेरी है उसके अंदर अच्छे से प्लॉट्स होते हैं, मतलब अच्छे अच्छे तरीके के प्लॉट्स होते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ हीट मैप, किसके ऊपर, पूरे डेटा सेट के ऊपर यूज कर रही हूँ। क्यों यूज करना है मुझे, क्योंकि मुझे इसमें कोरिलेशन निकालना है। तो पूरे उसके लिए हम एक फंक्शन यूज कर लेते हैं, डॉट सी ओ आर,
कोरिलेशन, मतलब हमें ये देखना है कि क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कोरिलेटेड है। अगर है तो ऑफ कोर्स हम आगे फर्दर मूव करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उस कॉलम को ड्रॉप करेंगे। तो चेक करते हैं। एक हीट मैप बना के दिया था इसमें, एसएनएस डॉट एस हाउसिंग डॉट को कुड नॉट कन्वर्ट। ओके, तो अभी क्या हुआ, क्या एरर दे रहा है मुझे? इट इज गिविंग मी एरर कि यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग टू फ्लोट नहीं हो सकता। तो स्ट्रिंग टू फ्लोट नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव टू चेक इट अगेन। व्हाट वी हैव टू चेक? हम चेक करेंगे यूएसए हाउसिंग डॉट कॉलम्स, या फिर इन्फो देख लेते हैं। इन्फो, इससे पता चल जाएगा कि हमारे डेटा जो कॉलम्स है उनका क्या क्या वो है वैल्यू। ये सारे फ्लोट दिखाई दे रहे हैं, ऑल फ्लोट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि मुझे इस कॉलम को ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि इस कॉलम का मुझे कोई नीड नहीं है। मैंने बताया था कि अगर हम इस कॉलम को यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करके बाद में हम इसको यूज भी कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए कि कौन से एरिया का प्राइस ज्यादा है या क्या। लेकिन अभी फिलहाल हमें ईडीए लगाना है और हमारे को हीट मैप जनरेट करना है। इन सब के लिए रिक्वायर्ड है मेरे को, तो अब मैं एक न्यू डेटा सेट यूज कर सकती हूँ और मैं एक कॉलम को डिलीट कर सकती हूँ ड्रॉप करके। न्यू डीएफ में बना देती हूँ, इक्वल्स टू यूएसए हाउसिंग डॉट ड्रॉप एड्रेस एड्रेस कॉमा एक्सेस इज 1। एक बार आई हैव टू रन। न्यू डीएफ का हेड देख लेंगे। देखो ये ड्रॉप हो गया। ठीक है, नाउ नाउ माय डेटा सेट इज न्यू डीएफ। तो यहाँ मैं इसमें इसको न्यू डीएफ में प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि मुझे कोरिलेशन निकालना है सारे दूसरे कॉलम्स के बीच में। तो ये इसने मुझे हीट मैप बना के दे दिया। हीट मैप के अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन होता है वो सबसे लाइट जो होता है दे लीस्ट रिलेटेड होते हैं, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डायगोनल पे सारा एक ही कलर आया हुआ है। क्योंकि डायगोनल का मतलब क्या होता है, ये कॉलम अपने आप से ही रिलेटेड है। मतलब एवरेज एरिया इनकम इज रिलेटेड टू एवरेज एरिया इनकम, एवरेज एरिया हाउसेज इज रिलेटेड टू एवरेज एरिया हाउसेज। ये मतलब यहां से देखोगे ये लाइन और ये कॉलम, ये लाइन और ये कॉलम, तो ये तो बिल्कुल ही एक दूसरे से वन की वैल्यू में ही रिलेटेड हो, 100% रिलेशन होगा। और अदरवाइज जो एरिया ज्यादा डार्क कलर होगा वो शो करेगा कि ये इससे ज्यादातर रिलेटेड है। तो ऑफ कोर्स हम देख सकते हैं, प्राइस का छोड़ दो, प्राइस जो है वो है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका हम चेक नहीं करेंगे कि इसको हम इसका कोई रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं। बाकी रेस्ट हमारे हैं ऑफ कोर्स। जो एवरेज एरिया इनकम है वो एवरेज हाउस एज से रिलेटेड है। बिल्कुल ब्लैक कलर आया हुआ है, इसका मतलब ये है कि दीज आर कंप्लीटली रिलेटेड टू ईच अदर। इसका मतलब ये है हम फर्दर आगे मूव कर सकते हैं। तो ये हीट मैप का मीनिंग होता है। जब हीट मैप मेरा आ गया, रिलेशनशिप मुझे फाइंड हो गई है, नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ट्रेन आवर लीनियर रिग्रेशन मॉडल। तो हैश ट्रेन द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगर यहाँ पे हमारा डेटा क्लीन नहीं होता तो सबसे पहले आप डेटा क्लीनिंग लगाते, मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट करते,
जो कॉलम्स हैं, अगर बहुत सारी डेटा में बहुत सारी वैल्यूज मिसिंग हैं, उनको आप ड्रॉप करते, या कोई ऐसा कॉलम उसको ड्रॉप कर सकते थे आप, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी हमारे पास क्या है, न्यू डीएफ, ये मेरा डेटा स्ट्रक्चर है, न्यू डीएफ डॉट कॉलम देती हूँ। अब हमें क्या करना होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये सारे हैं, और प्राइस इज माय डिपेंडेंट वेरिएबल। तो प्राइस को हम कहाँ डालेंगे, वाई में। तो सबसे पहले हम वाई को ही अलग करते हैं, वाई न्यू डीएफ प्राइस। स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। तो अगर हम इसको रन कर देते हैं और साथ में इसको हम वाई भी लगा के देख लेते हैं, रन करो, ये आ गया, एक ही कॉलम है, ठीक है, ये हो गया वाई। और अब हम इसको एक्स इक्वल्स टू न्यू डीएफ, ये कर लिया, और इसके अंदर हम ये इसको हम कोड कर लेंगे, सारे डाल दिए मैंने। लेट्स सी, दोनों दोबारा से रन करते हैं। एक्स में कुछ एरर आ गया, ओके गया, एक्सेप्शन वाज डायरेक्ट कॉज ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ दे रहा है ये। अच्छा, इसको मेरे को ना थोड़ा इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डबल लिस्ट में, लिस्ट के फॉर्मेट में ही मुझे चाहिएगा, इसलिए इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर, ये हो गया। एक्स प्रिंट करते हैं, तो आपके पास ये आ जाएगा, जिसके अंदर 5 कॉलम्स है, एवरेज एरिया, इनकम, एवरेज हाउसेज, एवरेज नंबर ऑफ रूम्स, बेडरूम्स एंड एरिया पॉपुलेशन। एक्स आ गया। और वाई देखोगे तो वाई के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी वो आ गई, जो प्राइस की इंफॉर्मेशन थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं प्राइस की जो इंफॉर्मेशन थी वो सारी हमारे पास वाई के अंदर आ गई। तो हमने दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जितने भी हैं, अब एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं, तो इसीलिए हम इसको मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मतलब ये कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो मल्टीपल पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए हमने इनको अलग कर लिया। अब क्या होता है, नेक्स्ट लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या करता है, यू हैव टू स्प्लिट, आपको स्प्लिट करना होता है अपने डेटा सेट को। तो यूजुअली जो हम स्प्लिटिंग करते हैं, जो हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिटिंग द डेटा फॉर ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। तो ट्रेनिंग के लिए हम यूजुअली 70% ऑफ डेटा रखते हैं, एंड टेस्टिंग के लिए हम यूजुअली 30%, ज्यादा भी कर सकते हैं, 80-20 भी कर सकते हैं, बट ये एक एक फंडामेंटल सा रूल है, एवरीबडी फॉलो दैट, अदरवाइज एनीबडी कैन डू एनीथिंग, आपकी चॉइस। फ्रॉम नाउ वी हैव टू import our SK scikit learn लाइब्रेरी होती है हमारी, SK learn होती है, उसके अंदर हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, मॉडल डॉट करो डॉट मॉडल सिलेक्शन, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन। उसके बाद इसमें से क्या चाहिए मुझे, इंपोर्ट ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये चाहिए। उसके बाद स्प्लिट लगाओ, एक्स एक्स अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा, दोनों दोनों डेटा सेट को हम तोड़ेंगे, टेस्ट एक्स का ट्रेन एंड टेस्ट, एंड वाई अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा वाई अंडरस्कोर टेस्ट।
तो हमें इन दोनों को करना है ब्रेक, और हम इसके अंदर फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे, ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट, ये फंक्शन कॉल कर लिया। वेरिएबल हम एक्स एंड वाई को पास करेंगे, और हम इसमें बता देंगे हमारा टेस्ट टेस्ट साइज क्या है। टेस्ट साइज एक पैरामीटर होता है जो कि बता जिसके अंदर आपको मेंशन करना पड़ता है कि आप कितने परसेंट लेना चाह रहे हो। तो जैसे अगर मुझे 70% लेना है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी 0.3%। उसके बाद एक रैंडम स्टेट होती है, रैंडम अंडरस्कोर स्टेट, दैट शुड बी टेकन इट एज इट इज, मीन्स कुछ भी ले सकते हो। मैं 101 ले रही हूँ। बेसिक फंडामेंटल इसका रैंडम स्टेट का ये होता है कि एक्स एंड वाई में से रैंडमली 101 करके ऐसे डेटा को उठाएगा। बट हम इसको एकदम ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हर 101 एलिमेंट को वो उठाएगा। वो अपने आप इसको रोटेट करता है और अपने आप 100 एलिमेंट को उठाता है। तो चेक करते हैं इसमें क्या एरर आएगी। तो अब हमारे पास क्या होगा, ये जो डेटा फ्रेम था एक्स का और वाई का, जो दो पैरामीटर्स थे, ये अब चार वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ट्रेन एंड टेस्ट, एक्स का ट्रेन टेस्ट एंड वाई का ट्रेन टेस्ट, चार हो गए जो कि एक्स एंड वाई में थे। तो 70% ऑफ एक्स डेटा विल गो इनटू एक्स ट्रेन, 30% ऑफ एक्स डेटा विल गो इनटू द एक्स एक्स टेस्ट, जो कि यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है, ये यहाँ पे ये है स्पेसिफिक। तो इसके अंदर क्योंकि मैंने साइज मेंशन किया है 0.3, तो इसका मतलब 30% ऑफ डेटा इज बिन रिजर्व फॉर टेस्ट साइज। टेस्ट साइज यहाँ पे ट्रेनिंग का साइज नहीं मेंशन करते हैं, हम सिर्फ टेस्ट साइज मेंशन करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 30% ऑफ डेटा विल गो इनटू टेस्ट कोड। तो रेस्ट कितना बचा, 70%। तो वो कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली इट विल गो इनटू ट्रेनिंग डेटा सेट। उसके बाद हम करेंगे अपना ट्रेनिंग मॉडल इंपोर्ट। हम कहेंगे हैश नेक्स्ट फ्रॉम एस के, अब यहाँ पे फ्रॉम एस के लर्न डॉट, पहले मॉडल सिलेक्शन किया था ट्रेन टेस्ट का, अब मैं यहाँ पे किसको बुलाऊंगी, लीनियर लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। उसके बाद हम इसको कहेंगे इंपोर्ट लीनियर लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन। रन करो, देखते हैं। हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब इस मॉडल को हम किसी वेरिएबल के अंदर कॉल कर लेते हैं, लीनियर, ये फंक्शन को कॉल कर दिया। तो lm विल बी हैविंग नाउ मॉडल। अब हम इसको lm को फिट करेंगे, lm डॉट फिट फंक्शन को कॉल करेंगे, जिसके अंदर हम x अंडरस्कोर ट्रेन कॉमा y अंडरस्कोर ट्रेन, मतलब दोनों का ट्रेनिंग डेटा, मतलब ये जो lm वेरिएबल है, ये मेरा मॉडल है, इसके अंदर एक मेरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल आएगा। अब इसको मुझे ट्रेन करना है, ट्रेन करना है तो मुझे दोनों डेटा पास कराने पड़ेंगे जो ट्रेनिंग वाले डेटा होंगे। अब ये मेरा रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन इंप्लीमेंट हो गया, यहाँ पे फंक्शन बना के दिखा रहा है। जब ये हो गया, उसके बाद अब आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर क्या कहोगे, प्रिंट lm डॉट इंटरसेप्ट। हमें फंक्शन, हमें क्या क्या चाहिए, इंटरसेप्ट चाहिए हमें, और हमारे को वो भी चाहिए होता है, स्लोप चाहिए होता है। तो इंटरसेप्ट प्रिंट करके दे, हमें इक्वेशन बनानी है। उसके बाद इक्वेशन बना के हम कैसे काम करेंगे वो देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक कोफिशिएंट का डेटा फ्रेम बनाते हैं। डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उससे न्यू डीएफ, न्यू डीएफ है ना, न्यू डीएफ स्मॉल ही है सारा,
न्यू डीएफ डॉट, नहीं सॉरी, पीडी डॉट डेटा फ्रेम, फंक्शन यूज कर रही हूँ, पीडी डॉट डेटा फ्रेम। अब हम क्या करेंगे, एलएम डॉट, सारे जितने कोफिशिएंट होंगे वो सारे ले लेंगे हम, COEF अंडरस्कोर। ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, ये सारे वेरिएबल्स हैं जो हमें ये रिटर्न करता है, मॉडल रिटर्न करता है, हमें इसमें कुछ नहीं करना होता। एक और तरीका होता है कि जिसके अंदर आपको सब कुछ अपने आप लगाना है, सब कुछ, मतलब फिर उसके अंदर कैलकुलेशन वगैरह भी आप सारा खुद खुद ही करोगे। कॉलम्स वो पूरा कंप्लीट प्रोग्रामिंग होता है, जो कि आज के समय पे, हाँ आजकल मॉड्यूल ऑलरेडी बहुत बने बनाए मिल जाते हैं, इसलिए ज्यादातर लोग स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करते हैं, ना कि हार्ड वर्क। कोफिशिएंट है ये, ठीक है, कोफिशिएंट आ गया। और फिर इसको सिंपली जब ये रन हो जाएगा, COEFF, यहाँ क्यों आ रहा है, कुछ गलत किया है कि मैंने, हाँ सिंगल कोट्स बंद नहीं किया। EFF_DF रन कर दे, एरर दे रहा है, कॉलम्स। अच्छा, कॉलम्स का नाम क्या होगा, स्मॉल सी, ओके, सी इज नॉट डिफाइंड। ओके, अगेन इसमें सी कैपिटल ले लिया था मैंने, कैपिटल स्मॉल का फर्क होता है। तो अब आपको कोफिशिएंट्स मिल गए। कोफिशिएंट्स मिलने का क्या मीनिंग हुआ, हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बनाने की कोशिश की थी, जो हम देख रहे थे वेरिएबल्स को देख के। अब उस इक्वेशन को क्या बन गया उसका देख लेते हैं। तो ये हमारा वेरिएबल था, और हमने ये बोला था कि हमारी एक जो y इक्वेशन बनेगी, y इक्वल्स टू AX1, दिस इज X1, X2, X3, X4 और X5 है ये, प्लस BX2 प्लस CX3 प्लस DX4 प्लस EX5। तो ये X1 X2 X3 X4 की वैल्यू तो हमें यहां से मिल जा रही है, लेकिन ये कोफिशिएंट्स कहाँ से आएंगे, ये कोफिशिएंट्स मेरे को मेरे मॉडल से मिला। ये जो आई है इक्वेशन, अब इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी, इसकी इक्वेशन बनेगी y इक्वल्स टू 21.61, मैं टू उस तक ले रही हूँ, प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, प्लस 165,221.11 प्लस 121,405.37 प्लस 1318.71 प्लस 15.22 एंड स्लोप हमारा अलग रहेगा, उसको साइड रखो। तो इक्वेशन जो हमारी ये है, ये बनी। अब अगर रेंडमली कोई भी मुझे x1 की वैल्यू देता है, लेट्स सपोज x1 कहता है 100, x2 कह देता है वो 200, और x3 कह देता है कि 50 है हमारे पास, x4 कह देता है, ऐसी रैंडमली नंबर ले रही हूं मैं, 150 है, और x5 ले देता है लेट्स सपोज 78। तो आपने क्या करना है, ये x की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑलरेडी फिट हो चुके हैं, यहाँ पे आप इसकी वैल्यू डालो, मल्टीप्लाई कराओ, ऐड करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आपका कोई भी x की कोई भी वैल्यू, x1 x2 x3 x4 x5 की कोई भी वैल्यू डाल के आप इसके अंदर अपने जो हाउस का प्राइस है उसको प्रिडिक्ट कर सकते। तो ये होता है प्रिडिक्शन ऑफ हाउसिंग प्राइस बेस्ड ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स। तो बहुत सारे पैरामीटर्स भी हो सकते हैं हमारे, तो उन बहुत सारे पैरामीटर्स को हमें ऐसे मेंशन करना होता है।
अब इसको अगर हम तब अब हम अगर इसको इंटरप्रेट करके देंगे, जो भी आपका आउटपुट है उसको हम ये ऐसे इंटरप्रेट करके दे सकते हैं कि जो 1 यूनिट इनकम है वो हमारी 21.61%, मतलब कोफिशिएंट इसका ये है। सिंपल, अब आप देख लो कोफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, तो वो कर सकते हो कि अगर हम सारे फीचर्स को फिक्स कर दें और हम एवरेज एरिया इनकम को 1 यूनिट से इंक्रीज करें, तो जो प्राइस होगा वो हमारा $21.52 बोलो, क्योंकि हम यूएसए के डेटा सेट को एक्सेस कर रहे हो तो आप डॉलर में बोलो। अगर हम रुपीज में करते तो हम इसको रुपीज बोल देते हैं कि अगर हम 1 यूनिट इंक्रीज करते हैं एरिया इनकम की तो वो हमारी 21% इंक्रीज हो जाएगा। ऐसे अगर हम हाउस एज को इंक्रीज करते हैं 1 यूनिट, तो मेरा जो जो प्राइस का इंक्रीज होगा वो 164833, जो भी आपका कोफिशिएंट आया हुआ है, ये 165221, जो भी आपका डेटा सेट में आउटपुट आया उतना टाइम से ये इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम लिख देते हैं, यूजुअली इसको हम लिख देते हैं इन द स्टेटमेंट फॉर्मेट। उसके बाद हम उसके उसके बाद हम इसके अंदर ना इसके मैट्रिक्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स आपको बताएगा कि आपकी क्या क्या एरर्स हो सकती हैं। तो इसको हमें करना है फ्रॉम एसके लर्न। ये हमारी सारी स्टैटिस्टिकल लाइब्रेरी होती है और इसमें हम करेंगे मैट्रिक। मैट्रिक को इंपोर्ट करेंगे। अगेन मैट्रिक की स्पेलिंग में गलत लिख रही होंगी, मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स। इसको हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हमें इसके अंदर फंक्शंस लगाने हैं। हमारे पास 3 इसके मैट्रिक्स होते हैं, एमएई, एमएससी और आरएमएससी। एमएई होता है आपका मीन मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। तो हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं, एम ए ई, एम एस ई और आर एम एस सी। ठीक है, ये होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या होता है, मीन स्क्वायर एरर। ये सारे स्टैटिस्टिक्स के पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि हमने एजम्पशंस पढ़े थे, और नीचे वाला होता है रूट मीन स्क्वायर एरर। रूट मीन स्क्वायर एरर, आरएसएमई, आरएमएससी। तो ये जैसे हमने एजम्पशंस पढ़े थे कि लिनियरिटी होनी चाहिए, नॉर्मेलिटी होनी चाहिए, होमोसिडेसिटी होनी चाहिए, और सब सारे जो कोरिलेशन होना चाहिए, ये सब चीज हमने पढ़ी थी एजम्पशन में। ऐसे जो हमारे मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे मैट्रिक्स हमारे को प्रिडिक्ट करके बताते हैं कि हमारा जो एरर है वो क्या है। एरर्स हो सकती हैं, हाँ मतलब एरर्स के बारे में वैसे एक पूरा मॉडल भी प्रिंट कर देता है, बट क्योंकि वो इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने सारे पैरामीटर्स को अलग अलग प्रिंट कराया है। तो हम कहेंगे सबसे पहले प्रिंट करो एम ए ई, मीन एब्सोल्यूट एरर को। निकालेंगे कहाँ से हम, मैट्रिक्स से निकालेंगे, एम ई आर मेट सॉरी METRICS मैट्रिक्स डॉट MEN मीन अंडरस्कोर एब्सोल्यूट अंडरस्कोर एरर, एरर ब्रैकेट्स में हम यहाँ पे पास करेंगे। अच्छा, इसके लिए मुझे थोड़ा प्रेडिक्शन का भी कुछ करना था। ओके, एक पहले प्रेडिक्शन करानी पड़ेगी इससे हमें मॉडल से। इसको इंसर्ट करते हैं, हाँ यहाँ पे कहेंगे प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन इक्वल्स टू LM डॉट प्रिडिक्ट, और हम इसमें पास क्या कराएंगे, एक्स अंडरस्कोर टेस्ट। टेस्ट डेटा जो होता है वो पास कराया जाता है फॉर प्रिडिक्शन। तो पहले मैं इसी को रन कर देती हूँ प्रिडिक्शन को।
फिर यहाँ पे मुझे जो एब्सोल्यूट एरर देनी होगी, MAE जो देगा वो मुझे, एक्चुअली MAE व्हाट, it is a difference between the test data y underscore test and what the prediction is giving. Difference between that is an error. एक करके देख लेते हैं फिर तो सारी हो जाएंगी. इनकम्प्लीट इनपुट ब्रैकेट. अच्छा, अगर रन कर देंगे तो हम, ये आ गया. इसकी एरर इतनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर. ऐसे ही आप इसको, मैं इसको 3 बार कॉपी कर रही हूँ. 3 बार कॉपी करके हमें इसकी एरर्स करनी है. प्रिंट मैट्रिक्स अंडरस्कोर एब्सोल्यूट MSC है मीन स्क्वायर, MSE, और इसको हम कहेंगे मीन SQUARED, स्क्वायर्ड एरर. और इसको हम कहेंगे SQUARED स्क्वायर्ड एरर तो लेंगे, लेकिन NP डॉट SQRT स्क्वायर, क्या होता है, रूट स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट लगा SQRT फंक्शन यूज कर लेंगे. NP हमने इंपोर्ट कर ही रखा है. NP क्या है, numpy वाली लाइब्रेरी है हमारी. तो देखते हैं अभी क्या करते हैं. तो आपके पास मीन एब्सोल्यूट एरर इतनी है, स्क्वायर्ड एरर इतनी है, और रूट, ओके सॉरी ये गलत हो गया, RMSE रूट मीन स्क्वायर जो एरर है वो ये. इनके पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स से हमें चेक करना पड़ता है कि वेदर दीज एरर्स इज बीन ओके और नॉट, एक्सेप्टेबल है कि नहीं. तो ये हमारे को एक पूरा एक चार्ट मिलता है, वो हम चार्ट देखेंगे, मैं शेयर करूंगी उस चार्ट को. तो ये हमारे को एक एरर दिखा के मैट्रिक्स को डिस्प्ले कराना होता है. तो ये मुझे बताना चाह रहा है कि मेरे पास इतनी एरर्स हैं. अगर हम इस मॉडल से प्रिडिक्ट कराते हैं तो हमारे को इतनी एरर्स आ सकती हैं. तो ये होता है हमारा प्रेडिक्शन मॉडल फॉर मल्टीपल, और यू कैन से दिस इज योर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन. Thanks for watching. If you found this video helpful, make sure to hit the like button and subscribe for more in-depth sessions on machine learning. Don't forget to join us in the next session as we dive deeper into advanced techniques and real-world applications.